हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले हैं। कंस्ट्रेंड मोशन क्या होती है एंड स्ट्रिंग कभी भी पुली ब्लॉक सिस्टम में अपीयर हो तो उसकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पिछली वीडियोज में हमने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो उनकी भी रिवीजन इस वीडियो में होगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट मोशन। तो सबसे पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है, वो जान लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लॉक्स, पुलीज एटसेट्रा आर टाइड विद द स्ट्रिंग एंड आर इन मोशन, देन कंस्ट्रेंट ड्यूरिंग देयर मोशन इज, सिंपल लैंग्वेज में, टोटल लेंथ ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर एक पुली ब्लॉक सिस्टम में बहुत सारे चीजें लगी हुई हैं और वो इधर उधर कहीं भी मूव कर रहे हैं, तो चाहे कैसे भी मूव करें, रस्सी की लेंथ बदलने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि रस्सी के लिए हम एक स्टार्टिंग से एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल शब्द का मतलब मैंने पहले भी बताया था जब फ्री बॉडी डायग्राम वाली वीडियो बन रही थी। दैट मीन्स कि रस्सी की लेंथ चेंज नहीं होने वाली, रस्सी एक्सटेंड नहीं हो सकती। इसी बात को मैथमेटिकली समझ लेते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे कि चाहे रस्सी के साथ बंधी हुई चीजें कहीं भी जाएं, टोटल चेंज, डेल्टा का मतलब क्या था, चेंज, चेंज इन लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू जीरो। टोटल चेंज अगर हम देखें तो वो इक्वल टू जीरो होगा। या ऐसे बोल दो, रस्सी के अगर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, अलग अलग पुली ब्लॉक्स के बीच में अलग अलग कुछ कुछ सेगमेंट्स लगे हुए हैं, तो हर सेगमेंट के अंदर या हर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं लेंथ के, उसका सम जीरो होगा। मतलब इफ स्ट्रिंग रिमेन्स टॉट, टॉट का मतलब सिंपली अगर वो टाइट रही, स्लैक नहीं हुई, एंड ds1 ds2 ds3 dsn तक रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सारी पुली और बहुत सारे ब्लॉक्स अगर लगे हैं, कुछ भी कितने भी, उनकी डिस्प्लेसमेंट्स स्मॉल dt टाइम में होने वाली छोटी छोटी ds1 ds2 डिस्प्लेसमेंट्स को मैंने वेक्टर फॉर्म में यहां लिखा है। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर वेक्टर फॉर्म में ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं, देन दिस इक्वेशन बिकम्स, हम बोल सकते हैं सारे के सारे छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स के जो स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ऑफ डीएसआई, डीएसआई का मतलब वही है ds1 ds2, सबके कंपोनेंट्स का सिग्मा, सिग्मा माने टोटल एडिशन ऑफ सच कंपोनेंट्स अलोंग द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट्स के कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग उनका सम अगर जीरो है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को अगर dt से डिवाइड कर दूं, dt से डिवाइड कर दूं, तो क्योंकि ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो किसी भी आयत नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के को dt से डिवाइड कर देंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या बन जाएगा, उसकी वेलोसिटी बन जाएगी। तो आई कैन सिंपली राइट इट एज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, किसी भी आयत ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग की एडिशन करें सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकल के आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या इसका मीनिंग है, थोड़ा सा और डेप्थ में इसकी फील लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, फाइंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशंस फॉर एटवुड मशीन। एटवुड मशीन कौन क्या किसे कहते हैं, वही अपनी सिंपल सी एक सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम, जिसमें एक पुली होती है, एक ही रस्सी होती है उसके ऊपर से गुजरती हुई, और लेफ्ट राइट में कोई भी दो ब्लॉक्स या दो ऑब्जेक्ट्स बांधे जा सकते हैं। तो दिस सिंपल apparatus इज कॉल्ड एज एटवुड मशीन। इस एटवुड मशीन के अंदर कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है, मतलब ये ग्रीन वाली बॉल और ये रेड वाली बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट्स में आपस में रिलेशन होगी, दैट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन। उसे, अब वैसे तो कॉमन सेंस है, हम इसकी अगर ds1 डिस्प्लेसमेंट हुई और इसकी अगर dx2 डिस्प्लेसमेंट हुई, तो कॉमन सेंस हमारी यही कहती है कि dx1 मस्ट बी इक्वल टू dx2। तो ठीक है, सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम है तो कॉमन सेंस से हम सोच पा रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली लिखना हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड पुली ब्लॉक सिस्टम आ जाएंगे तो इतनी आसानी से हम सोच नहीं पाएंगे। तो एक बारी इस आसान सिस्टम के अंदर मैथमेटिकली लिख के देखते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे dx1 इज इक्वल टू dx2 है। ठीक है, अगर ये ग्रीन बॉल ऊपर की तरफ गई, रेड बॉल मान लिया नीचे की तरफ गई, तो क्या होगा, ये मान लेते हैं किसी t टाइम पे ये डायग्राम है। ठीक है, t जब हल्का सा टाइम dt बीतेगा, तो ये बॉल ऊपर जाएगी, ये बॉल नीचे जाएगी, और डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये बॉल, ग्रीन वाली बॉल कुछ ऊपर तक चली गई, रेड बॉल कुछ नीचे आ गई। अब हम क्या बोलेंगे, अपनी जो इक्वेशन है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन या कंस्ट्रेंट रिलेशन बोल सकते हो, वो क्या कहती है, वो कहती है कंपोनेंट ऑफ ds डिस्प्लेसमेंट अलोंग स्ट्रिंग दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, उसकी एडिशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ग्रीन वाली बॉल को dx1 डिस्प्लेसमेंट मिली, स्ट्रिंग के अलोंग इसका क्या कंपोनेंट है, तो हम बोल सकते हैं dx1
पूरा का पूरा 0 डिग्री एंगल बना रहा है स्ट्रिंग के साथ, या ऐसे बोल दो एकदम स्ट्रिंग के पैरेलल ही है। तो dx1 का cos 0 डिग्री, और dx2 जो है वो अवे फ्रॉम स्ट्रिंग है, तो dx2 क्योंकि नीचे की तरफ है तो dx2 का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। dx2 नीचे की तरफ है तो ये वाला एंगल देखेंगे हम, दिस इज 180 डिग्री। dx2 cos 180 डिग्री, दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स के कंपोनेंट्स अलोंग स्ट्रिंग की एडिशन इज इक्वल टू 0 कर दी। तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है जो कि कॉमन सेंस से भी फील हो रहा था कि जितनी रस्सी लेफ्ट साइड की रस्सी जितनी छोटी हुई उतनी ही राइट साइड की रस्सी को बढ़ना होगा, क्योंकि टोटल चेंज रस्सी की लेंथ में कुछ नहीं आ सकता। वाई? बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो बहुत ही सिंपल सी रिलेशन है, दैट इज dx1 इज इक्वल टू dx2। और अगर मैं दोनों साइड dt से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा वेलोसिटी, जो भी एक बॉल की ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी वही दूसरी बॉल की नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी। मतलब वेलोसिटीज इक्वल नहीं होंगी, उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। और वेलोसिटी वाली इस इक्वेशन को अगर मैं एक बार ये डिफरेंशिएट कर दूं एक बार ये और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा सिमिलर रिलेशन एक्सलरेशंस में भी, जिसको हमने यूज किया था पिछली वीडियो में और एटवुड मशीन में ब्लॉक्स की एक्सलरेशन निकाली थी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं खासकर मेडिकल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आई होप ये एक बेसिक इलस्ट्रेशन क्लियर होगी। इसी को थोड़ा सा आप धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, फाइंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशंस फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। इस तरह का एक सिस्टम है, देखो एक पुली है और पुली पे एक थ्रेड है या एक स्ट्रिंग है जिसका एक किनारा दीवार से बंधा है और दूसरा किनारा ब्लॉक से बंधा है। पुली को कोई बंदा आगे खींच रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, पुली की जो एक्सलरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट उसकी रिलेशन ब्लॉक के साथ क्या होगी। तो मान लेते हैं पुली कुछ dx1 डिस्प्लेसमेंट की किसी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में, ब्लॉक ने कुछ dx2 डिस्प्लेसमेंट की किसी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में। तो अगर ये डायग्राम अगर t टाइम का है तो हल्का सा टाइम dt जैसे ही बीतेगा तो डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा। बोल सकते हैं ब्लॉक dx2 कुछ आगे चला गया और पुली dx1 कुछ आगे चली गई, लेकिन चाहे ये जैसे भी मूव करें रस्सी की लेंथ चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा कॉमन सेंस से फील करके देखो, यहाँ थोड़ी सी कॉमन सेंस उतनी कॉमन नहीं है, बट फिर भी एक बार फील करने की कोशिश करते हैं कि dx1 और dx2 में रिलेशन क्या होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये पुली के dx1 लेंथ आगे बढ़ने की वजह से ये जो ऊपर वाली रस्सी है जो दीवार और पुली के ऊपर वाले एंड के बीच में है, ये जो रस्सी है इस रस्सी की लेंथ में dx1 का इंक्रीज होगा, और नीचे वाली जो रस्सी है उसकी लेंथ में भी इस किनारे के आगे जाने की वजह से dx1 का इंक्रीज हुआ और ब्लॉक के आगे जाने की वजह से dx2 का डिक्रीज हुआ। तो हम बोल सकते हैं नीचे वाली रस्सी में टोटल इंक्रीज कितना हुआ, dx1 माइनस dx2। ऊपर वाले इस पार्ट में रस्सी में इंक्रीज कितना हुआ, dx1। तो नेट चेंज 0 होना चाहिए, मतलब dx2 जो होगा वो 2 टाइम्स dx1 होगा। बाकी ऑब्वियस है कि कॉमन सेंस इतनी ज्यादा काम नहीं करती क्योंकि मैथ्स का सहारा तो हमें इसमें लेना ही पड़ रहा है, तो बेटर है हम इक्वेशंस ही बनाएं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो dx1 के कंपोनेंट देखने हैं हमें स्ट्रिंग के अलोंग, dx2 के भी कंपोनेंट देखने हैं हमें स्ट्रिंग के अलोंग। स्ट्रिंग एक ही है पूरे सिस्टम में जो कि नजर आ रही है दीवार से ब्लॉक के बीच में पुली के ऊपर से गुजरते हुए। तो dx1 का एक कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के साथ होगा जो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के साथ होगा जो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि dx1 डिस्प्लेसमेंट दोनों स्ट्रिंग्स ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ में इंक्रीज करने का काम कर रही है, और dx2 जो है वो स्ट्रिंग के अलोंग ही है, तो हम बोल सकते हैं 0 डिग्री एंगल है इस dx2 का स्ट्रिंग के साथ। मतलब सारी स्ट्रिंग्स के साथ देखना है, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उस ऑब्जेक्ट से बंधी हुई या उसके कांटेक्ट में। तो क्या बोलेंगे इसमें, कंपोनेंट ऑफ सभी डिस्प्लेसमेंट्स का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग की एडिशन 0 करनी है। तो dx1 दो स्ट्रिंग्स हैं जो dx1 जिनके साथ अटैच्ड है, dx1 का cos 180 डिग्री इंटू 2 का फैक्टर, बहुत ध्यान से लिखना है, ये 2 का फैक्टर जनरली बच्चे स्किप कर जाते हैं क्योंकि दो स्ट्रिंग्स हैं। तो dx1 इन दोनों की लेंथ में इंक्रीज करने का काम कर रहा है, तो 2dx1 cos 180 डिग्री आएगा, और dx2 जो है वो इस स्ट्रिंग के साथ इस स्ट्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बोल दो इस पूरी की पूरी पुली और ब्लॉक के बीच में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसको dx2 कम करने की कोशिश कर रहा है। एक ही स्ट्रिंग है तो dx2 cos 0 डिग्री। तो यहां से सिंपल रिलेशन cos 180 इज -1, तो ये बन जाएगा dx2 इज इक्वल टू 2dx1। सिंपली दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, अगर dt से डिवाइड कर दें दोनों साइड तो ये बन जाएगा v2 इज इक्वल टू v1। डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं मैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन है उसको डिवाइड बाय dt कर रहा हूं बोथ साइड्स,
तो v2 इज इक्वल टू 2v1 आ गया। और अगर वेलोसिटी वाली रिलेशन को अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, d बाई डी टी किया तो यहां से डिफरेंशिएट बोथ साइड करने पे ये हमें मिल गया a2 इज इक्वल टू 2a1। तो बहुत ही सिंपल रिलेशन, सिंपल इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इन द गिवन सिस्टम। दो ब्लॉक्स हैं, एक m मास का, एक 2m मास का, और 4 पुलियां लगा रखी हैं यहाँ पे, और सारी स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर लाइट एंड स्मूथ एज यूजुअल, जो अपनी स्टैंडर्ड अजम्पशन रहती हैं। इन दोनों ब्लॉक्स की हमें एक्सेलरेशंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ भी, सबसे पहले एक्सेलरेशन इस 2m वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 मान लेते हैं, और इस m वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस बनाएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस तभी बना सकते हैं जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो स्टार्ट हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से। m मास का फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन T टेंशन ऊपर की तरफ लग रही होगी और एक mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। और इस 2m के लिए 2m से पहले एक पुली का बना लेते हैं। देखो ये वाली जो पुली है, इस पुली पे ये टेंशन T लग रही होगी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। घूम फिर के ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग पुली के ऊपर से गुजरी, इस पुली के नीचे से गुजरी, फिर इस पुली के ऊपर से गुजरी, इस पुली के नीचे से गुजरी और छत से जाके बन गई। पूरी एक बड़ी रस्सी में, पूरी में एक ही टेंशन होगी। तो इस पुली का अगर एफबीडी बनाए तो टेंशन टेंशन, यहां इस पुली के एफबीडी में भी टेंशन टेंशन, यही टेंशन ऊपर छत पे भी लग रही होगी। छत का कोई रोल है नहीं ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये जो नीचे वाली रस्सियां हैं, इन नीचे वाली रस्सियों में भी देख लेते हैं। तो ये वाली रस्सी डिफरेंट है। देखो ये रस्सी उस लंबी वाली रस्सी के जैसी नहीं है, तो हम यहां पे बोलेंगे इसमें टेंशन टी डैश मान लेते हैं कुछ। तो ये टी डैश की वैल्यू कितनी होगी ये हम ओरली सोच सकते हैं। कैसे? क्योंकि पुली मासलेस है, पुली मासलेस है तो मास इनटू एक्सेलरेशन वाली टर्म हमेशा जीरो होगी, है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन वाली टर्म हमेशा जीरो होगी, तो टोटल फोर्स ऑन द पुली हमेशा जीरो होगा। टोटल फोर्स ऑन मासलेस पुली अगर हमेशा जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं दो टेंशनें ऊपर की तरफ लग रही हैं, तो दो ही टेंशनें नीचे की तरफ लगनी चाहिए, चाहे ये पुली कहीं भी जाए। सिमिलरली इस पुली के लिए भी हम यही बात कर सकते हैं कि यहां पे जो टेंशन होगी नीचे की तरफ टी डैश, दैट विल बी इक्वल टू 2t, ठीक है। यही 2t इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रही होगी, और इस ब्लॉक पे एक 2mg का फोर्स, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो ये हमने सभी के फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना लिए। अब क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस बनाते हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशंस फाइंड करनी है। तो देखो, ब्लॉक ऑफ मास m की इक्वेशन, m मास के ब्लॉक की इक्वेशन बनाएंगे तो ऊपर की तरफ वो एक्सेलरेटेड है, ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला फोर्स नेगेटिव, तो ये बन गया t माइनस mg इज इक्वल टू ma1। सिमिलरली 2m वाले ब्लॉक की अगर इक्वेशन बनाए तो उसकी एक्सेलरेशन हमने नीचे की तरफ मानी है a2, और उस पे 2t ऊपर यहां लग रही हैं, 2t ऊपर यहां, 4t ऊपर लग रहे हैं, और 2mg का फोर्स नीचे की तरफ है। तो आई कैन से डाउनवर्ड वाला फोर्स पॉजिटिव कंसीडर होगा, 2mg माइनस 4t, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और इज इक्वल टू 2m इसका मास इनटू a2। न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बन रही है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक्स के लिए हमने लिख लिया। अब अगर हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन नहीं जानते, कंस्ट्रेंट निकालना नहीं जानते, तो क्या इन दोनों इक्वेशन से सारे वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं? तो एक बार वेरिएबल्स गिनती गिनो। वेरिएबल की गिनती क्या है? एक टेंशन वेरिएबल है, एक a1 वेरिएबल है और एक a2 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल्स हैं, जबकि इक्वेशन सिर्फ 2 हैं, तो हमें एक तीसरी इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी, दैट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट कैसे निकलेगा? इसकी डिस्प्लेसमेंट को थोड़ी देर के लिए dx1 कह देते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट को थोड़ी देर के लिए dx2 कह देते हैं, किसी भी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में होने वाली डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। जो इसमें ध्यान ये रखनी है बात कि जिस डायरेक्शन में तुमने एक्सेलरेशन अज्यूम की थी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी अज्यूम करो, अदरवाइज इक्वेशंस में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि तुम एक्सेलरेशन तो न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन में अलग डायरेक्शन में बना रहे होगे और कंस्ट्रेंट अलग, तो उस केस में प्लस माइनस की गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो एक मेन थंब रूल याद रखना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है वो नेगेटिव आ जाए सभी के सभी या कोई एक, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन हमें इनिशियली क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त एक ही डायरेक्शन में चीजों को मानना है। तुम चाहो तो a1 और dx1 को भी डाउनवर्ड मान सकते हो, a2 और dx2 को भी डाउनवर्ड मान सकते हो। दोनों को डाउनवर्ड मान लोगे तो अपने आप ऑब्वियसली एक चीज नेगेटिव आ जाएगी, या तो a1 dx1 नेगेटिव आ जाएंगे या a2 dx2 नेगेटिव आ जाएंगे। तो कंस्ट्रेंट कैसे लिखेंगे? इस dx1 डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रिंग के साथ कितना एंगल है वो देखो। इस dx1 डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रिंग के साथ एंगल है 0 डिग्री, तो हम बोलेंगे dx1 cos 0 डिग्री
और इस डिस्प्लेसमेंट का dx2 डिस्प्लेसमेंट का, अब यहां पे देखो ये जो छोटी वाली स्ट्रिंग है, इस छोटी वाली स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट हम ओरली सोच सकते हैं कि अगर इसका नीचे वाला पॉइंट dx2 नीचे गया तो ये पुली भी dx2 नीचे जाएगी, और ये वाला पॉइंट अगर सिमिलरली इस छोटी स्ट्रिंग के लिए अगर ये पॉइंट dx2 नीचे गया तो पुली का सेंटर भी dx2 नीचे जाएगा, ये dx2 डिस्प्लेसमेंट हो गई। मतलब जो एक्सलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 2m की होंगी वही इन दोनों पुलीज की भी होंगी। ठीक है, तो अब हमें इस बड़ी स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट लिखने जा रहे थे हम, तो इस बड़ी स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट में हम क्या बोलेंगे, dx1 का एंगल 0 डिग्री है स्ट्रिंग के साथ, इस dx2 का, अब यहां पे ये dx2 दो स्ट्रिंग्स के साथ है, एक स्ट्रिंग ये एक स्ट्रिंग ये, सिमिलरली ये वाली dx2 भी दो स्ट्रिंग्स के साथ है, एक स्ट्रिंग ये एक स्ट्रिंग ये, तो हम बोल सकते हैं dx2 डिस्प्लेसमेंट चार स्ट्रिंग्स के साथ एसोसिएटेड है, तो और उसका एंगल जो है 180 डिग्री है चारों स्ट्रिंग्स के साथ, तो हम बोलेंगे 4dx2 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या बन रही है, dx1 इज इक्वल टू 4dx2 cos 180 की वैल्यू -1 सभी जानते हैं, या वेलोसिटीज में रिलेशन कैसे आ जाएगा, दोनों साइड dt से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू 4v2, और अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं दोनों साइड तो ये बन रहा है a1 इज इक्वल टू 4a2। तो जो a1 a2 वेरिएबल हमारे न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस में फंसे थे, इन दोनों इक्वेशंस में फंसे थे, उसमें एक तीसरी इक्वेशन आ गई जो न्यूटन सेकंड लॉ नहीं बता रहा था। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंस्ट्रेंट रिलेशन को मासेस से कोई मतलब नहीं है, तुम देख सकते हो पिछले इलस्ट्रेशंस में भी मास की कोई रोल नहीं था कंस्ट्रेंट लिखते वक्त, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी नहीं है, तो इनको नंबर दे देते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन है हमारे पास और तीन वेरिएबल्स हैं, टेंशन a1 एंड a2, हमें a1 a2 सॉल्व करना था, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग, आगे मैथ्स का काम है। टेंशन की वैल्यू देखो किसी ने पूछी नहीं है, टेंशन की वैल्यू नहीं पूछी है तो टेंशन को एलिमिनेट कर देते हैं, टेंशन की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के इक्वेशन 2 में डाल रहा हूं ताकि टेंशन एलिमिनेट हो जाए और a1 a2 बचे बस। पुटिंग टेंशन फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में टेंशन की वैल्यू है mg प्लस ma1, तो वो लिख दिया, और इक्वेशन 2 में उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में उससे पहले एक 2 का फैक्टर कटता हुआ नजर आ रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं यहीं की यहीं, और ये बन रहा है mg माइनस 2t, टेंशन की वैल्यू क्या है, टेंशन है mg प्लस ma1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू ma2। ठीक है, और a1 और a2 में एक कंस्ट्रेंट रिलेशन हमें पता है, a1 इज इक्वल टू 4a2 है, उसको भी पुट कर देते हैं, तो a2 सॉल्व हो जाएगा, टेंशन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है, अब मैं a1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं अगले स्टेप में, तो ये बन रहा है mg माइनस 2mg माइनस 2m a1 की वैल्यू 4a2 इज इक्वल टू ma2, तो यहां से एक ही वेरिएबल बचा बस हमारा a2, वो सॉल्व हो गया, तो ये 8ma2 राइट साइड में जाके बन जाएगा 9ma2, और लेफ्ट साइड में बचा है माइनस mg माइनस 2mg इज नेगेटिव mg, तो a2 की वैल्यू यहां से सॉल्व हो गई -g/9, a2 आ रहा है -g/9 एंड a2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में या कंस्ट्रेंट इक्वेशन में पुट कर दें तो a1 जो था वो 4a2 था, a1 की वैल्यू आ रही है 4g/9। ठीक है, तो एक तो दोनों आंसर्स हमारे नेगेटिव आ गए, इस बात का क्या मतलब हुआ, दोनों आंसर नेगेटिव आने का मतलब है हमारी अज्यूम की गई डायरेक्शंस के ऑपोजिट है, m मास का ब्लॉक हेंस नीचे जा रहा होगा और 2m मास का ब्लॉक हेंस ऊपर जा रहा होगा, हमारी मानी गई डायरेक्शंस के ऑपोजिट। तो प्रॉपर अगर लैंग्वेज में लिखना है तो हम बोलेंगे a1 की जो वैल्यू है वो है 4g/9, g की वैल्यू भी तुम चाहो तो पुट कर सकते हो 9.8 या 10 जो भी मेंशन है, अदरवाइज सिंबल्स की टर्म्स में 4g/9 है, और a1 को हमने अज्यूम किया था अपवर्ड, नेगेटिव आई है तो हम उसे बोलेंगे दिस इज डाउनवर्ड एक्सलरेशन, a1 आंसर, एंड a2 जो है वो -g/9 है तो उसको बोलेंगे g/9 इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आसान सवाल है, बस कंस्ट्रेंट इक्वेशन नई चीज है, जब भी इक्वेशंस की कमी महसूस हो कंस्ट्रेंट का याद करो, सवाल सॉल्व हो जाएगा, या कभी कभी एग्जाम में तुम देखते हो डायरेक्टली कंस्ट्रेंट पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4, फाइंड एक्सलरेशंस ऑफ ऑल द ब्लॉक्स इन दिस सिस्टम, स्ट्रिंग्स एंड पुलीज एज यूजुअल अपनी लाइट एंड स्मूथ है, तीन ब्लॉक्स हैं देखो यहाँ पे, दो के मासेस m है, एक का मास 2m है, कुछ इनके नेम रख देते हैं, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, तीनों की एक्सलरेशंस हमें फाइंड करनी है, तो काम अपना वही है, एक तो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस लिखनी है और एक न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन से,
लेट्स से ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन हम अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं कुछ a1, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लेते हैं a2 एंड a3। ठीक है, बहुत ध्यान से यहाँ पे a2 और a3 को इक्वल एंड अपोजिट मत बोल देना, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट तब होते हैं जब ये पुली छत से बंधी हुई होती है, पुली जब रेस्ट पे होती है, जबकि यहाँ पे पुली भी मूव कर रही होगी, पुली रस्सी से बंधी हुई है, ऊपर छत से नहीं बंधी हुई। तो सबसे पहले देखो इस ये वाली जो स्ट्रिंग है जो ब्लॉक और पुली को कनेक्ट कर रही है, ये स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट तो हम ओरली लिख सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक a1 एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है तो ये वाली पुली भी a1 एक्सेलरेशन से डाउन जा रही होगी। इस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विल बी इक्वल टू a1। ठीक है, जितना यहां से लेंथ कम होगी स्ट्रिंग की उतनी ही लेंथ यहां से बढ़ जाएगी। तो ऊपर वाली इस स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट हमने कॉमन सेंस से लिख दी। अब बची ये वाली स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 बोल देते हैं। मतलब इस स्ट्रिंग में मैं टेंशन को T1 बोल देता हूँ, यहाँ पे टेंशन T1 लग रही होगी, यहाँ भी टेंशन T1 लग रही होगी, और नीचे यहाँ टेंशन T2 लग रही होगी जो सेकंड स्ट्रिंग है। एंड सिमिलरली ब्लॉक बी पे टेंशन T2, ब्लॉक बी पे यहाँ ब्लॉक सी पे टेंशन T2, ऐसे। ठीक है, तो FBD कंप्लीट बाद में करते हैं, बट अभी के लिए कंस्ट्रेंट एक बार देखो। जो ये स्ट्रिंग नंबर 2 है जो ब्लॉक बी और सी के बीच में है, इनकी कंस्ट्रेंट एक बार देखते हैं। स्ट्रिंग नंबर 2 में देखो ये जो A2 एक्सेलरेशन है नीचे, इससे एसोसिएटेड dx2 डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो dx2 डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रिंग के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज 180 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, dx2 cos 180 डिग्री। ये जो a1 एक्सेलरेशन है इससे एसोसिएटेड डिस्प्लेसमेंट को हम बोल देते हैं dx1। तो dx1 नीचे वाली इस स्ट्रिंग के साथ 0 डिग्री है, 0 डिग्री एंगल, इस स्ट्रिंग के साथ 0 डिग्री एंगल, तो 2dx1 0 डिग्री एंगल cos 0 डिग्री। और जो ब्लॉक सी है उसकी dx3 डिस्प्लेसमेंट डाउन होगी इस a3 से एसोसिएटेड, तो उसका इस स्ट्रिंग के साथ, सेकंड स्ट्रिंग के साथ 180 डिग्री का एंगल है। तो इसके लिए बोलेंगे dx3 cos 180 डिग्री। तो सभी डिस्प्लेसमेंट्स का स्ट्रिंग नंबर 2 के अलोंग कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है dx2 माइनस dx2 cos 180 की वैल्यू माइनस, प्लस 2dx1 प्लस dx3 सॉरी माइनस dx3 cos 180 is -1 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड dt से डिवाइड करें तो वेलोसिटीज में रिलेशन बन रहा है -v2 प्लस 2v1 माइनस v3 इज इक्वल टू 0। एंड एक्सलरेशन में भी हेंस सेम रिजल्ट, मतलब a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 2a1। वेलोसिटी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे ये अपनी कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तीनों की जो a1 a2 a3 एक्सेलरेशंस हैं इनमें आपस में रिलेशन। अब इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमें तीनों ब्लॉक्स के FBD बना के उनकी न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन, तो कुछ FBD के कुछ फोर्सेस तो मैं बना चुका हूं, बाकी कंप्लीट कर देते हैं। वेट ब्लॉक ए का mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक बी का mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन में ऑलरेडी बना चुका हूं। ब्लॉक सी का 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा जो ये T2 है, T2 और T1 को दो अलग अलग वेरिएबल्स की तरह नहीं देखते। पुली की इक्वेशन को देखो, पुली का मास एज यूजुअल 0 है, जैसे पिछले सवाल में भी बताया मैंने, पुली का मास 0 है, लाइट पुली होती है, तो मास इंटू एक्सलरेशन वाली टर्म 0 हो जाएगी। मास इंटू एक्सलरेशन 0 हो जाएगी, मतलब इस पुली पे टोटल फोर्स 0 होगा, मतलब नीचे जो दो T2 लग रहे होंगे वो T1 को कैंसिल कर रहे होंगे। तो आई कैन से पुली के लिए T1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 2T2 बिकॉज टोटल फोर्स ऑन द पुली इज 0। ठीक है, तो T1 T2 को अपन दो वेरिएबल लेके नहीं चलेंगे, एक ही वेरिएबल की टर्म्स में काम करेंगे। तो T1 को अपन 2T2 लिख देंगे। तो अब इन तीनों ब्लॉक्स की, ब्लॉक ए बी सी की न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। ब्लॉक ए को देखते हैं। ब्लॉक ए पे T1 ऊपर है, mg नीचे है, एक्सलरेशन ऊपर है। एक्सलरेशन ऊपर होने का मतलब ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला नेगेटिव। तो T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma1। नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लगाया ब्लॉक ए पे। सिमिलरली ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के लिए भी न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस। ब्लॉक बी के लिए बन जाएगा, ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन हमने डाउन मान रखी है, तो डाउन वाला फोर्स पॉजिटिव, T2 ऊपर है तो नेगेटिव, तो mg माइनस T2 इज इक्वल टू m इंटू A2। ठीक है, और सिमिलरली ब्लॉक सी के लिए 2mg माइनस T2 इज इक्वल टू 2m इंटू A3, टोटल फोर्स इज इक्वल टू m है। ठीक है, तो वेरिएबल्स की गिनती यहां पे गिन लो। T1 T2 दो वेरिएबल की जगह अपन एक को तो पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे अभी मैंने पुली के लिए बताया। तो T1 इज इक्वल टू 2T2 मैं पहले ही डाल देता हूं। तो ब्लॉक ए की इक्वेशन में T1 वेरिएबल की जगह 2T2 कर दिया। तो ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन,
ये हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन, ये हो गई अपनी फोर्थ इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो चार इक्वेशंस हैं अपने पास और चार ही वेरिएबल्स हैं, एक तो a1 a2 a3 वेरिएबल्स हैं और एक t2 वेरिएबल है। t1 को अपन ने इंक्लूड नहीं किया, t1 को 2t2 पुट कर दिया। ठीक है, तो चार वेरिएबल चार इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका यहां पे जो अपना रहेगा दैट इज a1 को अपन सेकंड इक्वेशन से t2 की टर्म्स में निकाल सकते हैं, a2 को थर्ड इक्वेशन से t2 की टर्म्स में निकाल सकते हैं, a3 को फोर्थ इक्वेशन से t2 की टर्म्स में निकाल सकते हैं। a1 a2 a3 जैसे ही t2 की टर्म्स में आ जाएंगे तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो सिर्फ t2 वेरिएबल रह जाएगा और एक ही इक्वेशन रहेगी, दैट विल बी सॉल्व्ड। तो इक्वेशन 1 को मैं पिक कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कह रही है a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 2a1। a2 की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन से उठा के डाल रहा हूं, ये बन रहा है mg माइनस t2 अपॉन m, दिस इज a2, प्लस a3 की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन से उठा के डाल रहा हूं, ये बन रहा है 2mg माइनस t2 होल अपॉन 2m इज इक्वल टू 2 टाइम्स a1। a1 को सेकेंड इक्वेशन से उठा के पुट कर रहा हूं, तो ये बन रहा है 2t2 माइनस mg अपॉन m। तो ओवरऑल तुम देख सकते हो ऐसा करने से सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया अपना t2 जो कि सॉल्व हो गया। m की टर्म लेफ्ट और राइट से कटती हुई नजर आ रही है और फ्रैक्शंस को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तो ये बन रहा है mg माइनस t2 प्लस 2mg बाई 2 है तो 2 का फैक्टर उड़ जाएगा, mg माइनस t2 बाई 2 इज इक्वल टू ये हो गया 2 इंटू 2 4t2 माइनस 2mg। ठीक है, t2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, mg वाली टर्म्स दूसरी तरफ, तो 2mg को लेफ्ट साइड ले आओ तो ये बन रहा है 4mg, एक mg यहाँ एक mg यहाँ, 2mg लेफ्ट में आ गया तो नेट 4mg हो गए, इज इक्वल टू राइट साइड में देखें तो 4t2 ऑलरेडी बैठा है, प्लस 1t2 यहां से जाएगा और हाफ t2 यहां, तो 4 प्लस 1 5, 5 एंड हाफ माने 11 बाई 2 t2। तो यहां से t2 की वैल्यू बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गई, t2 इज इक्वल टू 8 mg बाई 11। जैसे ही t2 सॉल्व हुआ, अब t2 को उठा के सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस में अगर हम पुट कर दें तो a1 a2 और a3 सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 a2 की वैल्यू जो बन रही है दैट इज 2t2 माइनस mg होल अपॉन m, तो 2t2 इज 16 mg बाई 11 माइनस mg होल अपॉन m, होल अपॉन m में ये m कैंसिल हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू यहां से आ रही है अपनी 5g बाई 11 विच इज द फर्स्ट आंसर, सॉरी a1 की वैल्यू। एंड a2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से अगर देखें सिमिलरली तो a2 की वैल्यू है mg माइनस t2 होल अपॉन m, mg माइनस t2 इज 8 mg बाई 11 होल अपॉन m, मतलब ये m कैंसिल, ये बन रहा है 1 माइनस 8 बाई 11 इज 3 बाई 11, तो 3g बाई 11 की एक्सलरेशन सेकंड ब्लॉक की या ब्लॉक बी की। सिमिलरली ब्लॉक सी के लिए थर्ड a3 एक्सलरेशन वो बन रही है इक्वेशन नंबर 4 से 2mg माइनस t2, t2 इज 8 mg बाई 11 होल अपॉन 2m है यहाँ पे, तो ये बन रहा है दैट इज 7g बाई 11। तो दीज आर अवर आंसर्स, एक्सलरेशंस ऑफ ऑल दी ब्लॉक्स, तीनों की एक्सलरेशन गलती से पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आने का मतलब यही है जो हमारी अज्यूम्ड डायरेक्शंस थी वो तीनों ही सही थी कोइंसिडेंस से, मतलब ब्लॉक ए ऊपर जा रहा होगा, ब्लॉक बी और सी दोनों नीचे जा रहे होंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। 5g by 11, 3g by 11 and 7g by 11, these are the answers for this question. I hope क्लियर होगा। कंस्ट्रेंट यहाँ नई बात है, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस पुरानी चीज है जो हमने पिछली वीडियोस में सीखी थी। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देखो क्या है, दिखने में डरावना सा सवाल लग रहा है, बहुत सारे पुली ब्लॉक हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक। सिंपली तीनों ए बी सी तीनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी वेक्टर्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी शो की हुई है, v1 v2 और v3 है। इन तीनों में v1 v2 v3 में जनरली जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो किन्हीं दो की वैल्यूज दे दी जाती हैं और तीसरे की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो हमें इन तीनों में v1 v2 v3 में एक रिलेशन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखने हैं बस स्ट्रिंग के अलोंग। तो ये वाला ब्लॉक v1 इसका इस स्ट्रिंग के साथ, कनेक्टेड स्ट्रिंग के साथ जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, तो हम बोलेंगे v1 cos 180 डिग्री। ब्लॉक बी के साथ देखो, ब्लॉक बी की वेलोसिटी v2 है और ब्लॉक बी के साथ जितनी भी रस्सियां बंधी हुई हैं, जितने भी सेगमेंट्स बंधे हुए हैं रस्सी के, सभी को कंसीडर करना होगा। तो इस v2 का इस रस्सी के साथ, ये रस्सी क्यों देख रहा हूं मैं, ध्यान से सोचो, ये वाली पुली, ये वाली पुली और ये वाली पुली, ये तीन पुलियां जो हैं, ये तीनों पुलीज ब्लॉक बी के साथ कनेक्टेड हैं, तो पुली पे लगने वाली टेंशन भी
या पुली पे जो स्ट्रिंग अटैच्ड है या स्ट्रिंग होकर गुजर रही है वो ब्लॉक बी की डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के साथ, उसकी एसोसिएशन भी हमें देखनी पड़ेगी। तो इस V2 का इस स्ट्रिंग के साथ कितना एंगल है, दैट इज 180 डिग्री। तो प्लस V2 cos 180 डिग्री। इसके अलावा इस V2 का इस स्ट्रिंग के साथ कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज 0 बन जाएगा cos 90 डिग्री। इस स्ट्रिंग के साथ cos 90 डिग्री, इस स्ट्रिंग के साथ V2 भी राइट साइड है, ये स्ट्रिंग भी राइट साइड है, तो क्या बनेगा V2 cos 0 डिग्री। सारे वेलोसिटी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स देख रहे हैं स्ट्रिंग के अलोंग, इस V2 का इस स्ट्रिंग के साथ एंड इस स्ट्रिंग के साथ, तो दो V2 cos 0 डिग्री और आ जाएंगे। ठीक है, V2 का काम खत्म। V3 को अगर देखें तो V3 लेफ्ट साइड में है, उसका एक तो इस स्ट्रिंग के साथ 0 डिग्री एंगल, एक इस स्ट्रिंग के साथ 0 डिग्री एंगल और एक इस स्ट्रिंग के साथ 0 डिग्री एंगल। तो तीन स्ट्रिंग्स हैं जो इस ब्लॉक सी के साथ कनेक्टेड हैं। तो आई कैन से 3V3 cos 0 डिग्री। सारे वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स अलोंग स्ट्रिंग का सम या समेशन इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसानी से एक लाइन का ही क्वेश्चन है, दिमाग का खर्चा है बट लेंदी नहीं है सवाल, प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये क्या बन रहा है, ये cos 180 -1 हो गया, दिस इज -V1। V2 cos 180 यहां -V2 है, एक V2 cos 0 डिग्री और है, तो ये दोनों टर्म्स तो कट गई। cos 180 -1 होता है, cos 0 डिग्री +1 होता है। 2V2 cos 0 डिग्री है, मतलब +2V2 plus 3V3 is equal to 0। तो दिस इज अवर कंस्ट्रेंट रिलेशन, दिस इज द आंसर। अगर तीन में से कोई दो वेलोसिटीज हमें दी गई हैं, तीसरी पूछी गई है, तो हम इस रिलेशन के सहारे उसको बता सकते हैं। बट ऑब्वियसली तुम देख सकते हो कंस्ट्रेंट रिलेशन का मास से कोई लेना देना नहीं है, मासेस चाहे कुछ भी हो। और इसके अलावा डायरेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुमने डायरेक्शंस किसी एक की भी लेफ्ट की जगह राइट कर दी या राइट की जगह लेफ्ट कर दी, तो यहाँ पे माइनस का प्लस और प्लस का माइनस बन जाएगा। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। आसान चीज है कंस्ट्रेंट रिलेशन, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 3 स्मूथ पुलीज ऑफ सेम मास m आर शोन इन द फिगर। ठीक है, तीनों के मास m है। फाइंड देयर एक्सेलरेशंस इफ द स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग वही एक्सटेंड नहीं हो सकती, स्ट्रिंग का मास नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में पुलीज के मासेस हैं। तो बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले अच्छा, एक तीनों की एक्सेलरेशन पूछी है, तो पुली P1 जो है वो तो छत से ही बंधी हुई है, तो उसकी एक्सेलरेशन तो सिंपली 0 हो गई। एक आंसर तो फ्री में ही आ गया कि छत से बंधी हुई है, छत कहीं मूव कर नहीं रही, तो एक आंसर आ गया अपना। ठीक है, बाकी दोनों की एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, हम नहीं जानते कौन कहां जा रहा होगा, तो मान लेते हैं कहीं भी। तुम चाहो तो दोनों की एक्सेलरेशन, पुली P2 और P3 दोनों की एक्सेलरेशन को भी डाउनवर्ड मान सकते हो, अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव एडजस्ट हो जाएगा इक्वेशन में। तो मैं वही कर रहा हूं, दोनों की एक्सेलरेशन, P2 की एक्सेलरेशन भी A2 नीचे की तरफ मान ली, P3 की एक्सेलरेशन भी A3 नीचे की तरफ मान ली। ठीक है, इसके अलावा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो ध्यान से देखो, एक ही रस्सी है सिस्टम में घूम फिर के, यहाँ छत से स्टार्ट हुई और पुली के नीचे से होकर गुजरती हुई, फिर इस पुली के ऊपर से गुजरती हुई और P3 के नीचे से गुजरती हुई P2 के सेंटर पे आके बंध गई। तो एक ही स्ट्रिंग है, तो पूरी रस्सी में एक ही टेंशन होगी। तो टेंशन को फ्री बॉडी डायग्राम में बना लेते हैं। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, और इसके अलावा P2 का एक अपना mg, P3 के लिए एक mg डाउनवर्ड। मासेस सेम दे रखे हैं, सभी के मासेस m है। P3 पे एक टेंशन ऊपर यहां से, एक टेंशन ऊपर यहां से, ये हो गया P3 का फ्री बॉडी डायग्राम। P1 की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि P1 छत से बंधी हुई है, उसकी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। लेकिन इस बार वो फंडा मत लगा देना कि ऊपर दो टेंशनें हैं तो नीचे दो टेंशनें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मास वाली पुली है। मास वाली पुली में नेट फोर्स 0 नहीं होगा, अगर वो मूविंग है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स इज m इंटू एट। तो पुली की हमें यहाँ इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। तो पुली P2 के लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लगा रहे हैं। पुली P2 की एक्सेलरेशन हमने डाउनवर्ड मानी है, तो डाउनवर्ड वाले फोर्सेस पॉजिटिव, अपवर्ड वाले फोर्सेस नेगेटिव। तो T प्लस mg डाउनवर्ड है और दो टेंशनें ऊपर हैं, तो -2T। ये हो गया नेट फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन P2 इज इक्वल टू P2 का मास m इंटू P2 की एक्सेलरेशन A2। सिमिलरली P3 के लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन, P3 की एक्सेलरेशन भी हमने डाउनवर्ड मानी है, तो डाउनवर्ड वाला फोर्स पॉजिटिव, mg इज पॉजिटिव, दो टेंशनें ऊपर हैं, तो -2T इज इक्वल टू पुली P3 का मास m इंटू उसकी एक्सेलरेशन A3। यहां भी तुम देख सकते हो
वेरिएबल्स कितने हैं, A2, A3 एंड T, 3 वेरिएबल हैं, जबकि इक्वेशन है 2। तो कंस्ट्रेंट लिखनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रेंट रिलेशन यहाँ पे कैसा होगा, कंस्ट्रेंट में फिर से हम वही बात बोलेंगे कि यहाँ P2 पुली अगर dx2 डिस्प्लेसमेंट डाउन डायरेक्शन में करती है तो उसका इस स्ट्रिंग के साथ और इस स्ट्रिंग के साथ 180 डिग्री का एंगल है। तो हम बोलेंगे 2dx2 cos 180 डिग्री उस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हो गया इन दोनों स्ट्रिंग्स के अलोंग, और इस स्ट्रिंग के साथ भी P2 कनेक्टेड है, ये वाली स्ट्रिंग के अलोंग इस dx2 का कंपोनेंट हो जाएगा dx2 cos 0 डिग्री। 3 स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है पुली P2 से, तीनों के अलोंग कंपोनेंट्स देके हमने डिस्प्लेसमेंट के। सिमिलरली P3 dx3 के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इस स्ट्रिंग के अलोंग और एक इस स्ट्रिंग के अलोंग, दोनों के साथ 180 डिग्री का एंगल है, तो 2dx3 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर कंस्ट्रेंट। ये क्या बन रहा है, -2dx2 प्लस dx2, दैट इज -dx2 एंड cos 180 इज अगेन माइनस, तो -2dx3 इज इक्वल टू 0। यहां से अपना आ रहा है dx2 इज इक्वल टू -2dx3, या दोनों साइड dt से डिवाइड करें तो वेलोसिटीज में जो रिलेशन होगा वो होगा v2 इज इक्वल टू -2v3। माइनस साइन इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि हमने दोनों की डायरेक्शंस डाउनवर्ड मान रखी थी, दोनों पुलिस डाउनवर्ड नहीं जा सकती, अगर कोई एक डाउन जाएगी तो दूसरी अप जाएगी, दैट्स व्हाई दिस माइनस इज हियर। तो v2 एंड v3 इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सलरेशन में भी सिमिलर रिलेशन आ रहा है, d by dt बोथ साइड्स, a2 इज इक्वल टू -2a3। दिस इज अवर कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो अपने पास टोटल मिला के 3 इक्वेशनें हो गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल, आगे चीजें आसान है। टेंशन A2 एंड A3 3 वेरिएबल हैं, हमसे सिर्फ एक्सलरेशंस पूछी गई हैं, टेंशन नहीं पूछी गई। टेंशन को सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 से टेंशन की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 टेंशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या है, ये है mg माइनस टी, टी और -2t मिलके -t हो गए, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma2 है, तो t हो गया mg माइनस ma2। इस t की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो ये बन रहा है mg माइनस 2t, लिखना था मुझे, सेकंड इक्वेशन को कॉपी कर रहा हूं, mg माइनस 2t, इस t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से mg माइनस ma2 है, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू a3। तो टेंशन नाम का वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। अब A2 और A3 में से किसी एक को और एलिमिनेट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 जो कि कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है वो कह रही है A2 जो है वो -2A3 है, तो A2 की वैल्यू भी यहां पुट कर देते हैं, -2A3 है। दिस इज कमिंग आउट टू बी, फाइनली एक इक्वेशन हमारी बच गई A3 के अंदर, ये बन रहा है mg, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, mg माइनस 2mg प्लस माइनस माइनस प्लस 2ma2, A2 इज -2A3 इज इक्वल टू ma3। m वाली टर्म कटती हुई नजर आ रही है लेफ्ट एंड राइट से, ये बन रहा है -g माइनस 4a3 इज इक्वल टू a3। 4a3 वाली टर्म्स राइट साइड ले जाते हैं तो ये बन रहा है 5a3 इज इक्वल टू -g, एंड a3 की वैल्यू यहां से आ गई -g/5। g की वैल्यू अगर 10 लेते हो तो ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज अवर आंसर। एंड a3 को अगर पुट कर दें कंस्ट्रेंट में, इक्वेशन नंबर 3 में अगर A3 की वैल्यू पुट करें तो A2 जो है वो -2 टाइम्स A3 है, तो A2 जो हो जाएगा वो -2 टाइम्स A3 हो जाएगा, A3 इज -g/5, तो A2 इज कमिंग आउट टू बी +2g/5। A2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब जो हमने अज्यूम किया था जो डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में A2 एक्सलरेट कर रही होगी, या P2 पुली एक्सलरेट कर रही होगी, मतलब P2 पुली इज एक्सलरेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सलरेशन 2g/5 या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग कह सकते हो, और A3 जो है वो नेगेटिव एक्सलरेशन आ रही है, मतलब हमारी मानी गई डायरेक्शन के अपोजिट, हमने A3 को डाउनवर्ड माना था, तो दिस नेगेटिव साइन मींस अपवर्ड, दिस पॉजिटिव साइन मींस डाउनवर्ड। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7, मुश्किल सवाल है, ओनली फॉर जेईई एडवांस्ड। block A is being pulled with velocity v and acceleration a as shown। ठीक है, इस block A को कोई बंदा लेफ्ट साइड में खींच रहा होगा, पुल किया जा रहा है इसको, इसकी वेलोसिटी और एक्सलरेशन गिवन है। वेलोसिटी और एक्सलरेशन गिवन है, इसका मतलब यही है कि हमें न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस नहीं बनानी, और ध्यान से देखो मासेस भी नहीं गिवन, तो मासेस के इंडिपेंडेंट होती है कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो v और a हमें गिवन है,
ब्लॉक बी की वेलोसिटी और एक्सलरेशन हमें बतानी है। इसके अलावा ये थीटा दे रखा है, ये लेंथ कुछ एल दे रखी है, इस पुली का ऊपर वाला इस रस्सी के ऊपर वाला किनारा और जहां ब्लॉक ए से बंधा है इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल गिवन है। बाकी अपनी वही अजम्पशन है, स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर लाइट एंड स्मूथ, ऑल्दो उनकी जरूरत नहीं है, चाहे लाइट एंड स्मूथ ना भी हो, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो तब भी ये कंस्ट्रेंट वैलिड रहेगा। तो सबसे पहले वेलोसिटीज को देखते हैं। इस वेलोसिटी का इस स्ट्रिंग के साथ जो कंपोनेंट बनेगा उसको देखो। वेलोसिटी का इस स्ट्रिंग के साथ जो एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और इसका उस तरफ जो एंगल बनेगा, स्ट्रिंग अप साइड में है तो अप साइड की तरफ हम एंगल देखेंगे, दैट इज 180 माइनस थीटा, तो इस v का cos 180 माइनस थीटा, एंड इस vb, ये vb पूरा स्ट्रिंग के अलोंग ही है पूरा वेक्टर, तो हम बोलेंगे vb इंटू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ या एडिशन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0, तो कंस्ट्रेंट बड़ी इजीली आ गई, vb इज इक्वल टू v cos थीटा आ रहा है। एक आंसर तो बहुत आसानी से आ गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी जो होगा वो v cos थीटा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेशल बात है। स्पेशल बात क्या है कि ए बी जो होगा वो a cos थीटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है, ये थीटा भी वक्त के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। सोच के देखो, ये ब्लॉक, अगर ब्लॉक ए हल्का सा लेफ्ट जाएगा तो ये जो रस्सी होगी इसकी स्लोप चेंज हो जाएगी, ये रस्सी कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाएगी, तो उसका एंगल जो होगा वो भी बदल जाएगा। एंगल बदल जाएगा तो थीटा इज वेरिएबल हियर। तो एक्सलरेशन ऑफ बी कैसे निकालेंगे? एक्सलरेशन ऑफ बी जैसे मैं स्टार्टिंग से करता आ रहा हूं, डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्योंकि थीटा कांस्टेंट नहीं है तो उसकी भी डिफरेंशिएशन होगी, मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो पहले cos थीटा फंक्शन को देख लेते हैं। cos थीटा फंक्शन ऐसा का ऐसा इनटू v की डिफरेंशिएशन, दैट इज dv बाई dt, प्लस v ऐसा का ऐसा इनटू cos थीटा की डिफरेंशिएशन। cos थीटा की डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होती है माइनस साइन थीटा, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में करनी है तो चेन रूल का सहारा लिया, d थीटा बाई dt। तो ये बन रहा है dv बाई dt क्या है? इस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट a, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस dv बाई dt को हम a लिख सकते हैं, मतलब एक्सलरेशन ऑफ b आ रही है ए बी इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस v sin थीटा d थीटा बाई dt। तो एक्सलरेशन कुछ इस फॉर्मेट की आ रही है। ये आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि अभी हमें d थीटा बाई dt और सॉल्व करना है। तो d थीटा बाई dt सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, जैसे हमने बेसिक मैथ्स में इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे, थीटा का रेट ऑफ चेंज इस डायग्राम में फाइंड करना है। तो थीटा कहाँ इंक्लूड हो रहा है, किस ज्योमेट्री में इंक्लूड हो रहा है, उस ज्योमेट्री पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं जिसकी लेंथ l दे रखी है हमें, तो tan थीटा जो है, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं दिस l अपॉन ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसको थोड़ी देर के लिए x बोल देते हैं। तो tan थीटा इज नथिंग बट l बाय x। यहां से स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि उससे हमें थीटा के बारे में पता चलेगा, थीटा के बारे में पता चलेगा तो d थीटा बाई dt के बारे में पता चलेगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं लिख रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू l बाय x। मुझे d थीटा बाई dt की तलाश है ताकि मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकूं। इस d थीटा बाई dt की मुझे तलाश है। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो tan थीटा की डिफरेंशिएशन बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा, बट टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt इज इक्वल टू l बाई x में l तो कांस्टेंट है, ध्यान से देख लो l कांस्टेंट है। टॉप स्ट्रिंग का टॉप किनारा हमेशा पुली के ऊपर ही बैठा रहेगा और नीचे वाला किनारा हमेशा ब्लॉक A के साथ ही कनेक्टेड रहेगा, तो उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चेंज नहीं होने वाला, ये L कांस्टेंट है। L क्योंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर बैठा रहेगा। बचा क्या, 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां से अपना डी थीटा बाई डी टी सॉल्व हो रहा है। डी थीटा बाई डी टी इज कमिंग आउट टू बी माइनस एल बाई एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है सोचो, इस x का जो रेट ऑफ चेंज होगा, इस x का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जितनी तेजी से ये ब्लॉक लेफ्ट साइड जा रहा होगा उतनी ही तेजी से ये x की वैल्यू बढ़ेगी। तो dx बाई डी टी कैन बी रिटन एज दिस v। x का रेट ऑफ चेंज क्या है, v है। ऐसे बोल दो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या है, या पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, a की पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है v।
तो dx बाई dt को मैं v लिख सकता हूं। तो यहां से ये क्या बन रहा है, अब x की वैल्यू भी नहीं पता, x की वैल्यू हम डाल सकते हैं l की टर्म्स में और थीटा की टर्म्स में। थीटा हमें गिवन है, l हमें गिवन है, जो चीजें यहाँ पे प्रिंटेड थी ऑलरेडी। तो x की वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूं, x इज नथिंग बट, इस इक्वेशन से ही देख लो, x इज नथिंग बट l cot थीटा, l अपॉन tan थीटा। तो यहां से बन रहा है दिस इज माइनस एल वी अपॉन l cot थीटा का स्क्वायर, मतलब l स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। डी थीटा बाई डी टी इज कमिंग आउट टू बी माइनस v बाय l। कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर की टर्म कटती हुई नजर आ रही है, ये साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये बन रहा है डी थीटा बाई डी टी इज कमिंग आउट टू बी माइनस v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन l। तो यहां से अपना डी थीटा बाई डी टी सॉल्व हुआ। इस डी थीटा बाई डी टी को अपन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दिस इज, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी आ रही है फ्रॉम इक्वेशन 1 a cos थीटा माइनस v साइन थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी। तो v साइन थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी है माइनस v साइन स्क्वायर थीटा बाय l। तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी हेंस ये बन रही है a cos थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे दो माइनस है, v भी दो है तो v स्क्वायर हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन l हो जाएगा। तो v स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बाय l। तो दिस इज द आंसर फॉर एक्सलरेशन। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज दिस कॉम्प्लिकेटेड। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट हो गया क्योंकि थीटा यहां पे चेंज हो रहा था। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस देखे उसके अंदर थीटा कहीं चेंज नहीं हो रहा था, बट इस डायग्राम में दिस थीटा वाज चेंजिंग विद टाइम। तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग, अगर वो कंपोनेंट वक्त के साथ एंगल चेंज कर रहा है तो एंगल की डिफरेंशिएशन भी रास्ते में अड़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सलरेशन के रिजल्ट्स उतने खूबसूरत नहीं रहते जितने खूबसूरत वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट्स के या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के रहते हैं। तो वेलोसिटी और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स का काम करना बड़ा आसान है, बट एक्सलरेशन के केस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलस वाली बातें आ जाती हैं। तो ये जो एक्सलरेशन वाला सवाल था दैट इज नॉट फॉर मेडिकल एंड जेई मेंस। जनरली ये इस तरह के सवाल जेई एडवांस्ड में ही पूछे जा सकते हैं। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आखिरी सवाल है इस वीडियो का, काफी सिमिलर है ये पिछली इलस्ट्रेशन से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ब्लॉक्स हैं ए और सी, दोनों को v वेलोसिटी से नीचे पुल किया जा रहा है। ब्लॉक्स ए एंड सी आर बीइंग पुल्ड विद सेम कांस्टेंट वेलोसिटी है दोनों की, मतलब ब्लॉक ए और सी की एक्सलरेशन जीरो है हम कह सकते हैं। और फाइंड करना है हमें वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एट दिस इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे ये थीटा एंगल बन रहा है, ये एल डिस्टेंस दे रखा है, पुलीज के बीच में नेट दोनों पुलीज के बीच में 2l का डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी कंस्ट्रेंट से vb की वैल्यू तो पहले फटाफट निकालते हैं। देखो ये v नीचे की तरफ है, इसका इस रस्सी के साथ कितना एंगल है 180 डिग्री, तो ये बन गया v cos 180 डिग्री। इस वेलोसिटी का काम खत्म। इस vb को देखो तो vb के साथ दो रस्सियां कनेक्टेड हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, दोनों के साथ इसका थीटा थीटा एंगल है, तो हम बोल सकते हैं 2vb cos थीटा। vb cos थीटा इस रस्सी के लिए और vb cos थीटा इस रस्सी के लिए। vb ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी सी ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे है, स्ट्रिंग ऊपर है, तो 180 डिग्री का एंगल v cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो दो v है cos 180 के साथ, तो माइनस 2v बन जाएगा, माइनस 2v राइट साइड चला जाएगा, तो ये बन रहा है 2vb cos थीटा इज इक्वल टू 2v। 2 का फैक्टर भी कटता हुआ नजर आ रहा है, तो vb बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इज v अपॉन cos थीटा। तो ये तो एक छोटा सा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया जेई मेन लेवल का या मेडिकल लेवल का। ठीक है, आंसर नंबर 1। लेकिन अगर एक्सलरेशन के बारे में कोई पूछता है तो वो तगड़ा सवाल है। एक्सलरेशन के लिए क्या करना होगा, अगेन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा, इस वेलोसिटी कंस्ट्रेंट के रिलेशन को डी बाई डी टी कर रहा हूं बोथ साइड्स, तो इसको v सीकेंट थीटा करके लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी जो है वो v सीकेंट थीटा है। दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी वी बी बाई डी टी, जिसकी हमें तलाश है दैट इज एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, वो बन जाएगा सीकेंट थीटा की डिफरेंशिएशन बहुत कम यूज होती है बट यहां पे लगानी पड़ेगी। सीकेंट थीटा की डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में दैट इज सीकेंट थीटा tan थीटा, बट टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है तो इनटू डी थीटा बाई डी टी और आएगा चेन रूल के मुताबिक।
तो फिर से हमें वही डी थीटा बाई डी टी जैसे पिछले सवाल में अड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से यहां भी अड़ गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर तुम प्रोडक्ट रूल लगाना चाह रहे हो तो एक टर्म तो ये हो गई कि v, एक फंक्शन v है, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाइड बाय सेकंड की डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस अगर तुम दूसरा टर्म भी देखना चाहते हो तो सीकेंड थीटा ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाइड बाय v की डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के मुताबिक। बट dv बाई dt जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी v चेंज नहीं हो रही, v कांस्टेंट है, दोनों ब्लॉक्स a और c को कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 जो है वो अपनी सिंपल बन रही है। वेलोसिटी ऑफ dv बाई dt क्या बन गया? एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक b, और ये बन गया v सीकेंड थीटा टैन थीटा, या साइन कॉस की टर्म्स में लिख लेते हैं। टैन होता है साइन अपॉन कॉस और सीकेंड होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये बन रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, थोड़े से बेटर वे में लिख दिया। अब हमें अगेन डी थीटा बाई डी टी की तलाश है। थीटा का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? थीटा का रेट ऑफ चेंज देखने के लिए अगेन देखो ज्योमेट्री का सहारा लेना है बेसिक। यहां पे एक ट्राइंगल इमेजिन करते हैं, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में ये थीटा मुझे दिख रहा है। इस थीटा का टैन जो है, टैन थीटा इज एल अपॉन, ये डिस्टेंस को मैं वाई बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो टैन थीटा इज एल अपॉन वाई। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, थीटा की रिलेशन वाई के साथ मुझे पता है, टैन थीटा इज एल अपॉन वाई। डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन रहा है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में एल कांस्टेंट है, चेक भी कर सकते हो आराम से। दोनों पुलीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2l है, तो दोनों पुलीज कहीं मूव नहीं कर रही तो l चेंज, या 2l चेंज नहीं होगा तो l भी चेंज नहीं होगा। l कांस्टेंट है। 1 बाय वाई की डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो और डी वाई बाई डी टी क्या हमें पता है? डी वाई बाई डी टी के बारे में सोचो, ये v डिस्टेंस है, सॉरी ये y डिस्टेंस है। इस y का रेट ऑफ चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये ब्लॉक b ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये y वक्त के साथ घटेगा। इस y के वक्त के साथ घटने का रेट वेलोसिटी जितना ही होगा और नेगेटिव साइन के साथ होगा। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो मैं डी वाई बाई डी टी को यहां लिख सकता हूं माइनस वी बी, क्योंकि वी बी हमने अपवर्ड कंसीडर किया हुआ है। अगर वी बी डाउनवर्ड होता तो डी वाई बाई डी टी को हम प्लस वी बी लिख देते। तो यहां पे डी वाई बाई डी टी इज नथिंग बट माइनस वी बी। तो यहां से अपने पास आ रहा है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, ये दो माइनस आ गए तो एक माइनस 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 प्लस बन गया, एल इंटू वी बी अपॉन वाई स्क्वायर। वाई क्या है? वाई हमें पता ही है इस इक्वेशन से, वाई जो है वो एल कॉट थीटा है। वाई का स्क्वायर लिखना है तो एल स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां से अपने पास डी थीटा बाई डी टी सॉल्व हो रहा है। डी थीटा बाई डी टी इज कमिंग आउट टू बी वी बी बाई एल साइन स्क्वायर थीटा। इस डी थीटा बाई डी टी को अपन अब उठा के यहां पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे हमारा एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप, एक और स्टेप कर देते हैं। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज v साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या है? वी बी साइन स्क्वायर थीटा बाय एल, और वी बी की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट निकाला है, वी बी इज नथिंग बट वी अपॉन कॉस थीटा। तो सारा कुछ ही पुट कर देते हैं, वी बी को भी फाइनली वी अपॉन कॉस थीटा करके लिख रहा हूं। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी वी स्क्वायर बाय एल, और साइन क्यूब थीटा है और अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब थीटा है, तो ये बन रहा है टैन क्यूब थीटा। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी is not zero here. Acceleration of block B is v square by L tan cube theta. क्यों ये एक्सलरेशन आई वो तुम सोच सकते हो। एक्सलरेशन आने का रीजन यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी का चेंज होना नहीं है, बिकॉज v वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी, ये v तो कांस्टेंट था, बट ये v भी कांस्टेंट नहीं था। क्यों? v तो कांस्टेंट है बट ये थीटा टाइम के साथ बदल रहा था। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड 8 क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, कैलकुलस का यूज हो रहा है। यहाँ से बोल दो जो बेसिक मैथ्स में हमने बातें पढ़ी थी डिफरेंशिएशन में, वो उनका काफी यूज हो रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने ये सीखा कि जब भी एंगल या कंपोनेंट अगर चेंज हो रहा है वक्त के साथ, तो उस केस में हमें डिफरेंशिएशन सचमुच करनी पड़ जाती है, और जो शक्ल वेलोसिटी कंस्ट्रेंट की होती है वैसी शक्ल एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट की नहीं होती है। ठीक है, बट जो सिंपल क्वेश्चंस थे जो हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में लिए, उसके अंदर हमने देखा कि जिस शक्ल का वेलोसिटी कंस्ट्रेंट था, अगर v2 इज इक्वल टू 2v1 आ रहा है तो a2v सिंपली 2a1
हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम वेज कंस्ट्रेंट या रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले हैं। जब ब्लॉक वेज के ऊपर रखा होता है तो उस केस में भी एक कंस्ट्रेंट बनता है, उसके भी कुछ अच्छे सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।